वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की थोड़ी सी बेसिक जानकारी के बारे में हमने देख लिया था। आज उसका नेक्स्ट पार्ट में शुरू करने जा रहा हूं। भारत में पुर्तगालियों के आगमन से शुरू करता हूं। भारत में पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगालियों का आगमन, भारत में पुर्तगालियों का आगमन, यहाँ से हमारा आज टॉपिक शुरू होने वाला है ना। देखिए, कल मैं आपको बता चुका था कि भारत में आने का जो क्रम रहा इन यूरोपीय कंपनियों का, वो रहा आप सबसे पहले आपके पुर्तगाली भारत में आते हैं, पुर्तगाली। उसके बाद हमको देखने को क्या मिलता है, उसके बाद भारत में आते हैं डच, फिर आपके अंग्रेज़ भारत में आते हैं, अंग्रेज़ों के बाद डेनिश भारत में आते हैं, डेनिशों के बाद फ्रांसीसी भारत में आते हैं, और फ्रांसीसियों के बाद स्वीडिश कंपनी भारत में आई थी। स्वीडिश उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इनके बारे में आप ध्यान रखना। सबसे लास्ट में स्वीडिश भारत आए थे। ये क्रम पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आने वाले समय में भी पूछ लें। तो आज हम सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। पुर्तगालियों का आगमन भारत में किस तरीके से होता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। कल मैं आपको बता चुका था, एक पुर्तगाली लुटेरा था, समुद्री लुटेरा, जिसका नाम वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति भारत आता है। वास्को डी गामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, जिसका नाम था अब्दुल मनीद, ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। अब्दुल मनीद की सहायता से 20 मई 1498 को, 20 मई 1498 को केरल के कालीकट के कप्पक डाबू नाम के बंदरगाह पर पहुँचता है ना। कप्पक डाबू नाम के बंदरगाह पर पहुँचता है केरल के कालीकट के पास। ठीक है, यहाँ पर आपका सबसे पहले कौन आता है, वास्को डी गामा भारत पर आता है। तो इसी कारण वास्को डी गामा को श्रेय दिया जाता है, भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप ध्यान रखना। कल मैंने एक सारणी आपको बताई थी जिसमें मैंने महत्वपूर्ण खोजों के बारे में बताया था, तो उसी तरीके से वास्को डी गामा के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए, पहले वास्को डी गामा को ही कवर करते हैं। भारत में आने वाला पहला यूरोपियन वास्को डी गामा था। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा है। दूसरा आप ध्यान रखना, जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा 1498 में, तो उस समय उस क्षेत्र के एक राजा थे, हिंदू राजा, जिनका नाम था जमोरीन, राजा जमोरीन। राजा जमोरीन ने वास्को डी गामा का बहुत ही भव्य स्वागत करा, क्योंकि आप ध्यान रखना, वास्को डी गामा ने भारत में आकर ये नहीं बताया कि वो एक लुटेरा है, उसने अपना सही परिचय नहीं दिया था। उसने भारत में आकर कहा कि मैं पुर्तगाल के राजा, जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर, डॉन हेनरिक, पुर्तगाल के जो सम्राट थे डॉन हेनरिक, इनका नाम किताबों में क्या मिलता है, हेनरी द नेविगेटर के नाम से इनको जाना जाता है। तो पुर्तगाली जो ये यात्री था वास्को डी गामा, इसने भारत में आकर क्या कहा कि मैं पुर्तगाल के सम्राट हेनरी नेविगेटर का क्या हूँ, दूत बनकर भारत आया हूँ। भारत के हिंदू राजा जमोरीन ने इसका बहुत ही भव्य स्वागत करा और अपने दरबार में इसको क्या, एक मेहमान के तौर पर, आपको पता ही है भारत की परंपरा क्या कहती है कि एक मेहमान की भारत में किस तरीके से आदर सत्कार किया जाता है, उसी तरीके से वास्को डी गामा का भी भारत में आदर सत्कार किया गया था। ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ के बारे में। एक चीज़ आप यहाँ पर और क्या ध्यान रखोगे, वास्को डी गामा ने, कहा जाता है कि यहाँ से वास्को डी गामा अपने साथ कुछ सामान लेकर गया था, जैसे सबसे पहले काली मिर्च, आपका जितने भी गर्म मसाले हैं, इन गर्म मसाले अपने साथ लेकर ये वापस चला गया था पुर्तगाल। तो आप ध्यान रखना, गर्म मसाले जब ये पुर्तगाल लेकर वापस गया, तो कहा जाता है कि इसको पुर्तगाल में इन मसालों के बदले 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। 60 गुना इसको क्या हुआ, वहाँ पर लाभ हुआ इन मसालों को बेचने पर, 60 गुना। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आप एक एग्जाम्पल ले लो कि अगर 6 रुपये का ये यहाँ से मसाला लेकर जाता है, तो ध्यान रखना पुर्तगाल में ये 6 रुपये का मसाला ये 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि 360 रुपये का ये वहाँ पर बेच रहा है। अब आप सोच सकते हो कि कितना फ़ायदा इसको हुआ होगा इस चीज़ का। एक चीज़ आप और यहाँ पर ध्यान रखना, जब पुर्तगाल के राजा हेनरी को इस चीज़ का पता लगता है कि वास्को डी गामा वापस आ चुका है देश में और वो अपने साथ कुछ चीज़ें लेकर आया है, तो कहा जाता है, उल्लेख मिलता है कि वास्को डी गामा जब हेनरी के दरबार में पेश हुआ, तो उसने सबसे पहली शर्त रखी कि मैं इन
मसालों के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त क्या है कि मुझे आप क्या दोगे, जीवन दान दोगे। तो हेनरी ने इनकी मृत्युदंड को माफ़ कर दिया था। यहाँ से ये क्वेश्चन बनकर मृत्युदंड को इसने क्या कर दिया था, माफ़ कर दिया था। उसके बाद उल्लेख मिलता है कि वास्को डी गामा ने ही भारत में आने का रास्ता पुर्तगालियों को बताया था। और आप ध्यान रखना, वास्को डी गामा को ख़त्म ही कर लो। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, किताबों में भी एक मुश्किल से ही मिलता है। कुछ अच्छी किताबें हैं जहाँ पर इसका उल्लेख देखने को मिलता है। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था। पहला वास्को डी गामा का भारत में जो आगमन हुआ था 1498 में हुआ था, अभी हमने देख लिया। दूसरा वास्को डी गामा का आगमन हुआ था 1502 में। ध्यान रखिएगा आप, पहले 1498 में, फिर 1502 में। 1502 में भी वास्को डी गामा भारत आया था। फिर आप एक चीज़ और क्या ध्यान रखोगे, लास्ट टाइम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत में आया था 1524 में। 1524 में लास्ट टाइम ये पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत में आया था वास्को डी गामा। और उल्लेख मिलता है कि 1524 में ही वास्को डी गामा की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी यहीं पर भारत में ही। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, 3 बार भारत आया था वास्को डी गामा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 बार भारत आता है, 1498 में पहले, फिर 1502 में, और लास्ट टाइम ये गवर्नर बन के भारत आया था 1524 में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद मैं कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ। वास्को डी गामा के बाद जब वास्को डी गामा 1498 में यहाँ से वापस गया मसाले लेकर, तो सबसे पहले एक पुर्तगाली जहाज़ों का एक बेड़ा भारत में आया था सन 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में एक पुर्तगाली जहाज़ों का बेड़ा भारत में आया। और आप ध्यान रखना, इन जहाज़ों का जो कैप्टन था, एक बेड़े का जो कैप्टन था, उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, अल्वारेज कैब्राल। इसके बारे में कल भी थोड़ा सा आपको बता चुका हूँ, है ना। इसने ब्राज़ील की खोज भी करी थी। प्रश्न आता, ब्राज़ील की खोज किसने करी, अल्वारेज कैब्राल। ब्राज़ील की खोज भी करी थी। तो ध्यान रखना, 1500 में दूसरा क्या लेकर आया था ये साथ, दूसरा जहाजी बेड़ा भारत में आया। पहले आपका वास्को डी गामा आया, दूसरा जो उसके बाद जहाजी बेड़ा भारत आया। ये पूरे तरीके से पुर्तगाल के राजा के अधीन होकर भारत आया था। उन्होंने इसको भारत भेजा था। 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आता है और इसका सबसे पहले युद्ध लड़ा जाता है अरब के व्यापारियों के साथ। अल्वारेज कैब्राल की सबसे पहली टक्कर होती है अरब के व्यापारियों के साथ, और ये अरब के व्यापारियों को हराने में क्या सफलता प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पर थोड़े से पैर जमने शुरू हो जाते हैं पुर्तगालियों के। उल्लेख मिलता है इसके जस्ट बाद 1503 में, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आता है। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी। और आप ध्यान रखना, 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो लगाई, वो लगाई थी कोचीन, केरल में। केरल में एक जगह है कोचीन नाम की, पुर्तगालियों की फर्स्ट फैक्ट्री थी ये। पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई इन्होंने, कोचीन, केरल में। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन, केरल में लगाई थी, कोचीन में लगाई थी। दूसरी फैक्ट्री ये लगाते हैं 1505 में। 1505 में ये दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं कन्नौर में। कन्नौर भी आपका कहाँ पड़ता है, कन्नूर बोलेंगे इसको। कन्नूर भी कहाँ पड़ता है, ये पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री थी भारत में। ठीक है, तो पहली दूसरी आप ध्यान रखना, ये दोनों महत्वपूर्ण बन जाती है। कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं पुर्तगाली, पहली फैक्ट्री आपकी कोचीन में लगाई थी 1503 में। ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आगे उल्लेख क्या मिलता है, आगे ये उल्लेख हमको देखने को मिलता है कि जब 1505 में कन्नौर की फैक्ट्री पुर्तगालियों ने भारत में लगाई, उसके बाद इन्होंने एक क्या काम करा कि भारत में थोड़ा इनकी फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी, कोठियाँ वगैरह लगी। कोठिया और फैक्ट्रियाँ देखो लगभग बात एक ही है, पर थोड़ा सा इसमें फ़र्क आप देखना। फैक्ट्री में जहाँ पर सामान बन रहा था, कोठियाँ वो होती थी जहाँ पर सामान को बेचा जाता था, है ना, मतलब शोरूम टाइप का। ध्यान रखना, बस ज़्यादा कुछ विशेष इसमें नहीं है। तो जब 1505 की ये फैक्ट्री लग चुकी थी, उसके बाद पुर्तगालियों ने क्या करा, यहाँ के राजाओं के आपसी मतभेद का फ़ायदा उठाया। एक बात इनके समझ आ चुकी है कि भारत के राजा जो है इनके आपस में नहीं बन रही है ना, तो उसी चीज़ का फ़ायदा पुर्तगाली उठाते हैं। और पुर्तगालियों ने क्या करा, अपने कोठियों में, अपने फैक्ट्रियों में गवर्नर रखने शुरू कर दिए। और आप ध्यान रखना, भारत में जो पहला गवर्नर आया था पुर्तगाल का, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर, उसका नाम था पुर्तगाली गवर्नर। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। पहला पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में बनकर आया था, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी
डी अल्मेडा नाम का पुर्तगाली गवर्नर भारत में आता है। इसका टाइम पीरियड आप ध्यान रखना, ये 1505 में पुर्तगाल का गवर्नर बनकर आया 1509 तक। ध्यान रखना आप, इसका टाइम पीरियड है 1505 से 1509 तक। पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत में आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना शुरू करता हूँ, ध्यान रखिएगा आप क्या होता है। चलिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में देखते हैं। पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसके बारे में देखते हैं। टाइम पीरियड इसका 1505 से लेकर आएगा 1509 तक। इसके बारे में समझते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पर उल्लेख ये मिलता है कि जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया तो इस समय गुजरात के कोई राजा थे और गुजरात के राजा ने क्या करा, तुर्क और मिस्र की सेनाओं को निमंत्रण दिया भारत पर आक्रमण करने के लिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पर आक्रमण करने के लिए। और आप ध्यान रखना, इनके बीच में युद्ध लड़ा गया था 1509 में। तुर्क, मिस्र और आपके गुजरात की संयुक्त नौसेना को इसने हरा दिया था। यहीं से ही कहा जाता है कि भारत में पुर्तगालियों के पैर पूरे तरीके से जम गए थे। जब इसने तुर्क, मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया तो कहा जाता है कि पूरे हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना उस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन गई थी। पूरे हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना का वर्चस्व बढ़ गया था। ध्यान रखना, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का यहीं से ही नाम बढ़ता है। तुर्क, मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना को इसने हराया था 1509 में। बाकी आप ध्यान रखना, इसके बारे में एक क्वेश्चन कई बार पेपर में बन चुका है और बनेगा भी आने वाले पेपरों में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एक साधारण व्यक्तित्व वाला इंसान था। इसने किसी प्रकार के कोई ज़्यादा अपने तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि भारत के किसी आंतरिक झगड़ों में इन्होंने कोई हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं करा। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने व्यापार पर फोकस किया। और एक प्रश्न जो अल्मेडा के बारे में बार बार पेपर में बना है, इसको बोला जाता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने भारत में शांत जल की नीति अपनाई। शांत जल की नीति, प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है। शांत जल की नीति, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, तो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, जिसने भारत में शांत जल की नीति अपनाई। इसके तहत इसने पुर्तगाली व्यापार को क्या करा, पूरे तरीके से बढ़ाने का प्रयास किया। और हमको क्या देखने को मिलता है कि धीरे धीरे इसका जो ये व्यापार था ये बढ़ना भी शुरू हो गया बहुत ही शानदार तरीके से। इतने क्वेश्चन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में बनेंगे। पहला पुर्तगाली गवर्नर था, शांत जल की नीति अपनाता है। दूसरा, आप इसके बारे में ये ध्यान रखोगे कि इसने नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने पर बहुत ध्यान दिया। और गुजरात, आपके गुजरात हो गया, उसके बाद इसने तुर्क और मिस्र की संयुक्त नौसेना को इसने परास्त किया था। हिंद महासागर में अच्छा खासा इसका दबदबा बन गया था। ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है इसके बारे में। आगे उल्लेख मिलता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद एक जो दूसरा गवर्नर भारत आता है, पुर्तगाली गवर्नर, उसका नाम था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर था पुर्तगाल का। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में आता है उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर था। इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुर्तगाल के गवर्नरों में से। सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क का जो टाइम पीरियड रहा, ये रहा आपका 1509 से लेकर 1515 के आसपास तक इसका टाइम पीरियड हमको देखने को मिलता है। 1509 से 1515 के आसपास तक इसका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखना, 2-3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण इसके बारे में बनते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क अगला पुर्तगाली वायसराय गवर्नर बनकर भारत में आता है। ध्यान रखना, ये बंदा एक बहुत ही दूरदर्शी टाइप का व्यक्ति था। इसने पूरे पुर्तगाली व्यापार को भारत में बहुत ही अच्छे तरीके से इसका क्या कर दिया था, साम्राज्य विस्तार कर दिया था। यानी कि इसी कारण इसको भारत में पुर्तगाली कंपनियों का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ध्यान रखना, वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक। तो सीधा सीधा आप उत्तर क्या दोगे?
अल्बुकर्क को बोला जाता है। फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? अल्बुकर्क को बोला जाता है। और अगर संस्थापक पूछे तो फिर इससे पहले वाला कौन हो जाएगा? अल्मीडा हो जाएगा। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो सीधा सीधा उत्तर आप क्या दे के आओगे? अल्बुकर्क दे के आओगे, है ना। जैसा दिल्ली सल्तनत में भी होता है ना, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को बोला जाता है। भारत के राजनीति में भी होता है। संविधान का प्रमुख किसको बोला जाता है? राष्ट्रपति को। वास्तविक प्रमुख किसको बोला जाता है? प्रधानमंत्री को। तो ध्यान रखना, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी किसको बोला जाएगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को बोला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये इतना टैलेंटेड व्यक्ति था अल्बुकर्क, इसके समय में पुर्तगाली नौसेना पूरे हिंद महासागर में राज करने शुरू कर दिया था। पूरे हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर पुर्तगाली बने किसी के टाइम पर तो अल्बुकर्क के टाइम पर बने। इसने सबसे पहले 1510 में आक्रमण कर दिया था भाई गोवा पर। ध्यान रखना, गोवा को जीतने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क था। और मैं आपको कल बता चुका हूं कि जब पुर्तगाली 1498 में भारत आए, सबसे पहले भारत में आने वाले भी पुर्तगाली थे और भारत से जाने वाले भी पुर्तगाली है। 1961 में गोवा को आज़ाद कराया था भारत सरकार ने पुर्तगालियों से। सबसे पहले भी पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली गए। अंग्रेज तो 1947 में चले गए थे। तो ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण बन जाता है। सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी भी पुर्तगाली और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय भी कौन थे? आपके पुर्तगाली थे। तो गोवा पर आक्रमण करने वाले गोवा के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। उनको इसने क्या करा था? हराया था और उनसे गोवा के बंदरगाह पर इसने क्या कर लिया था? जीत हासिल कर ली थी 1510 में। ध्यान रखिएगा आप। आगे उल्लेख मिलता है इसने फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज बंदरगाह, होर्मुज नाम का कोई बंदरगाह था फारस की खाड़ी में, उस पर भी जीत हासिल कर ली। इसने मलक्का को भी जीत लिया, मलक्का को भी जीत लिया। कहा जाता है कि श्रीलंका तक इसने क्या कर लिया था? अपने अंडर में कर लिया था। श्रीलंका के भी कुछ इसने छोटे मोटे बंदरगाहों को जीत लिया था। इसी कारण प्रश्न आएगा कि पुर्तगाली नौसेना किसके समय पर सर्वाधिक शक्तिशाली बनी? तो सीधा सीधा उत्तर आप क्या दे के आओगे? अल्बुकर्क देकर आओगे। होर्मुज बंदरगाह भी इसने जीता फारस की खाड़ी में, मलक्का को भी जीता और श्रीलंका के भी कुछ बंदरगाह पर इसने क्या कर लिया थी? अपनी जीत हासिल कर ली थी। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनता है। दूसरा ध्यान रखना, इसने अपने पुर्तगाली व्यापारियों को कहा कि आप क्या करो? भारत की महिलाओं के साथ विवाह करो। भारत की महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए इसने अपने पुर्तगाली व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया ताकि भारत में पुर्तगाली आबादी को बढ़ाया जा सके। तो ध्यान रखना, यहाँ से आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इस अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहन दिया। इसी कारण इस बंदे ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन बना? अल्बुकर्क। सती प्रथा पर रोक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब जो सती प्रथा, किसी का पति मरा तो ये बोलता था अपने लोगों को कि आप शादी कर लो। भारत में नहीं लगाई, पूरे अपने क्षेत्र में जहाँ का ये गवर्नर था उस क्षेत्र में इसने क्या करा? राजा राममोहन राय का अग्रज बोला जाता है इसको। राजा राममोहन राय ने 1829 के आसपास समथिंग सती प्रथा पर के खिलाफ आंदोलन करा था। तो उनका अग्रज भी इसको ही बोला जाता है, अल्बुकर्क को। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला सबसे पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क था। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसने कई सारे काम करे भारत में। इसने पुर्तगाली बस्तियों को बसाने का काम करा। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? भारत में पुर्तगाली बस्ती का संस्थापक बोला जाता है। भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को बोला जाता है। गोवा को जीतने का काम भी इसने ही करा था। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पुर्तगाली गवर्नर भी अल्बुकर्क ही बनता है। ध्यान रखना, आप दोनों महत्वपूर्ण गवर्नर थे। वास्को डी गामा के बारे में मैंने बता दिया है कि 3 बार भारत आया था। इसके बाद मैंने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में बता दिया है, शांत जल की नीति अपनाई थी। और अल्बुकर्क तो आपको पता ही है कितना महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस सब चीज़ों को आप देखते रहना। चलिए, आज के लिए मैं इतना ही इसको स्टॉप करता हूँ। बाकी आप प्रतिक्रिया दें। और कोई अगर ऑफलाइन बैच अगर पुलिस का ज्वाइन करना चाहता है तो तोमर एकेडमी में हमने 1 बजे से पुलिस SI युवा कांस्टेबल जो भी है उस पुलिस का एक स्पेशल बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। तो उसको अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है ऑफलाइन बैच तो आ सकता है। 1 से 4 बजे तक उसकी क्लास चलती है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। बाकी इसके आगे की वीडियो आपको कल मिल जाएगी। धन्यवाद।